एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जेन्युइन स्टडी पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लासेस उन सभी एसएससी की एग्ज़ाम्स को टारगेट करके लाई गई है जो कि 2024 में एक्सपेक्टेड है, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस। इन सभी एग्ज़ाम्स में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस और इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए साइंस के प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन क्लासेस में करवाई जाएगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियो जो इन एग्ज़ाम्स को टारगेट करके बनाए जाएंगे वह टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनकी भी हेल्प ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होते, जहां n डैश के बराबर होता है। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें कक्षा या कोश कहा जाता है। इन स्थायी वृत्ताकार पथ को कक्षा या कोश कहा जाता है। और इन स्थायी वृत्ताकार पथ को कक्षा या कोश कहा जाता है। इन्हें जो नाभिक के निकटतम कोश है उसको K, फिर उससे दूर L, फिर M और फिर A नाम दिया गया है। किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर यह किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का। तो यहाँ K बराबर 1 होता है, L 2, M 3 और N 4। अब हम मान लीजिए हमें L कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। L बराबर 2, जो कि कक्षा L दूसरे नंबर पे, L बराबर 2। अब 2 n की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 दूनी 8। तो इस L कक्षा या कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से हम K, L, M, N इन सभी में से किसी के भी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब जो परमाणु होता है उसका संपूर्ण धनावेश जो होता है वो उसके नाभिक में उपस्थित होता है, या एक तरह से कहते तो जो परमाणु में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये दोनों जो होते हैं ये नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की है और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। यहाँ तक के सारे पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी n इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, जहाँ n के बराबर है। तो नाभिक के पहले इलेक्ट्रॉन कोश जो कि K है, तो इस K बराबर है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करेंगे तो 2n बराबर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 × 1 बराबर 2, 2 × 1 बराबर 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ में कितने प्रकोष्ठीय हृदय होता है? तो जो मेमल्स होते हैं और पक्षी, इनके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय होता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल, ये इसके अपवाद है। इन दोनों में भी 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसके अंदर 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं हृदय के। जबकि जो मत्स्य वर्ग होता है, मछली वर्ग, इनके अंदर 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 1 आलिंद और 1 निलय होता है। और अगर बात करें उभयचरों की, तो इनके अंदर 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोर डेज की इकाई है, मतलब कि टोर किसकी इकाई? शक्ति की है, दाब की है, बल की है या ऊर्जा की है? टोर जो है यह दाब की या दबाव की इकाई है। दाब, जिसका फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। और दाब का एक और मात्रक है, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका एक और फॉर्मूला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि दाब का फॉर्मूला है। दाब टोर जो होता है वह दाब की इकाई है, और पास्कल भी दाब का एसआई मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शक्ति, तो शक्ति का जो मात्रक होता है वह वॉट होता है, जबकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल या कैलोरी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव या दाब। टोर दबाव की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रोग की पहचान के लिए विडोल परीक्षण किया जाता है? इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा रोग है जिसके परीक्षण में, जिसके टेस्ट में विडोल टेस्ट किया जाता है? तो जो टाइफाइड है, टाइफाइड ऑप्शन नंबर 1, ये जो होता है इसका रोग कारक जो है वह साल्मोनेला टाइफी है, जो कि एक बैक्टीरिया है। टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित रोग है, और यह विडोल टेस्ट जो होता है यह इस टाइफाइड रोग में ही किया जाता है। इसके संचरण का तरीका जो है वह एक तो दूषित जल एंड भोजन के द्वारा ये संचरित होता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर के जिस अंग को यह प्रभावित करता है वह है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत को ये प्रभावित करता है। इसके साथ साथ इसमें बुखार, उल्टी वगैरह देखने को, जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। टाइफाइड को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में अगर टाइफाइड ना दे करके इसके अन्य नाम भी दे दिए जाए तो वो भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो टाइफाइड को एक तो मोतीझरा और स्लो फीवर या मियादी बुखार, एंटेरिक फीवर आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन है एड्स। इस एड्स का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसका रोग कारक जो है वह HIV है। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह रोग जो एक वायरस जनित रोग है, और यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इस एड्स रोग में एक परीक्षण किया जाता है जिसको
एलिसा परीक्षण किया जाता, एलिसा परीक्षण कहते हैं। इस एलिसा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्ले, इसका फुल फॉर्म है। यह परीक्षण जो होता है यह एड्स रोग में किया जाता है और एड्स दिवस जो होता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है क्षय रोग या यक्ष्मा, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। इसका रोग कारक जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। इसके रोग संचरण का तरीका जो है यह रोगी के संपर्क में आ जाने पर एक दूषित जल और भोजन के कारण यह रोग फैलता है। इसके बचाव के उपाय है एंटीबायोटिक दवाएं, और इसमें जो टेस्ट किया जाता है वह है मैक्टोस टेस्ट, जो कि ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर जो होता है वह कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप होता है। यह एक जानलेवा बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पहचान के लिए विडोल परीक्षण किया जाता है। तो टाइफाइड रोग के पहचान के लिए विडोल परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस का प्रयोग लाइट बल्बों में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आर्गन, सेकेंड रेडोन, थर्ड ऑक्सीजन और डी या फोर्थ हाइड्रोजन। तो लाइट बल्ब के अंदर अक्रिय गैसें जैसे कि ऑर्गन, हीलियम, नियॉन का यूज़ किया जाता है। इनके साथ साथ नाइट्रोजन भी इनमें उपयोगी होता है। अक्रिय गैसें जो होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। यह अक्रिय गैसें जो होती है वह पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 18 में आती है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये सभी एक प्रकार की अक्रिय गैसें हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आर्गन हो जाएगा। आर्गन के साथ नाइट्रोजन का उपयोग लाइट बल्बों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है। तो ध्वनि जो होती है वह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है। तो ध्वनि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपश्रव्य, एक श्रव्य और एक पराश्रव्य। अपश्रव्य ध्वनि जो होती है यह 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और पराश्रव्य जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति जो होती है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक होती है। अपश्रव्य ध्वनि कौन कौन सुन सकता है। तो जैसे कि हाथी, गेंडा और सांप, व्हेल, डॉल्फिन, ये सभी जो होते हैं ये अपश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। श्रव्य ध्वनि जिसकी परत 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, यह जो होती है मानव द्वारा सुनी जा सकती है। यह मानव के कान के लिए यह सुग्राही होती है। और पराश्रव्य ध्वनि जो होती है 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका उपयोग जो होता है वह उद्योगों में किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है। तो यह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कीट जो मानवों में बीमारियों को संचरित
करते हैं को कहा जाता है। मानवों में बीमारियां संचरित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है वाहक, बी है संग्राहक, सी दे रखा है रोगवाहक और डी दे रखा है ऊष्मा मित्र। तो रोगवाहक या वेक्टर ये जो होते हैं जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक, जो रोग कारक होते हैं उनको अपने शरीर पर आवास प्रदान करते हैं और उसके साथ साथ भोजन भी प्रदान करने का यह कार्य करते हैं। रोगवाहक जो मानवों में बीमारियों को संचरित करते हैं और रोग कारक जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये रोगवाहक जो होते हैं, जो रोग कारक होते हैं, उनको अपने शरीर पर एक तो आवास प्रदान करने का कार्य करते हैं और साथ में भोजन भी प्रदान करते हैं। जैसे कि मलेरिया जो रोग है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका रोग कारक जो है प्लाज्मोडियम। यह प्लाज्मोडियम जो होता है यह मादा एनाफिलिस मच्छर, यह मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है ये मलेरिया रोग कारक प्लाज्मोडियम को अपने शरीर पर आवास प्रदान करने कार्य करता है और साथ ही इसको भोजन भी प्रदान करता है। और ये प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार का रोग कारक है और मादा एनाफिलिस मच्छर जो एक प्रकार का रोग वाहक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि टिंडल प्रभाव का कारण है। ऑप्शन नंबर ए है कि प्रकाश का बिखराव, बी है कि प्रकाश का सीमित होना, सी है कि प्रकाश परावर्तन और डी दे रखा है प्रकाश अपवर्तन। टिंडल प्रभाव जो है वह एक प्रकाश प्रकीर्णन या प्रकाश के बिखराव का एग्जाम्पल है। प्रकाश प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण या एग्जाम्पल देखें तो आकाश का नीला दिखाई देना और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये एग्जाम्पल्स जो होते हैं यह प्रकाश के प्रकीर्णन के एग्जाम्पल्स है। टिंडल प्रभाव भी एक प्रकाश के प्रकीर्णन के का यही एग्जाम्पल है या प्रकाश का बिखराव। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैलेना धातु का अयस्क है, मतलब कि गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो चांदी के जो अयस्क है वे ऑर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, ये दोनों जो है यह चांदी के अयस्क है, जबकि लेड का अयस्क है गैलेना जो है वह लेड का अयस्क है और यह गैलेना लेड सल्फाइड का प्राकृतिक खनिज रूप है जिसे अक्सर लेड ग्लास या सीसा ग्लास के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि पारे का अयस्क है सिनेबार, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पारे का अयस्क है सिनेबार और एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैलेना लेड धातु का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का औसत पीएच मान है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 6.1, सेकेंड 6.6, थर्ड 7.4, फोर्थ 8। तो जो पीएच होता है, पीएच स्केल एक पीएच स्केल होती है जिसके बारे में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस पीएच स्केल में 0 से लगाकर 7 तक जिस पदार्थ का पीएच होता है वह पदार्थ प्रकृति में अम्लीय होता है और जिस पदार्थ का पीएच मान जो होता है वह 7 से लेकर के 14 तक होता है प्रकृति में क्षारीय होता है। जिस पदार्थ के पीएच मान जो होता है वो 0 से 7 तक होता है वह अम्लीय और 7 से अगर ऊपर है तो वह क्षारीय प्रकृति का होगा। जबकि
अगर किसी पदार्थ का पीएच जो होता है वह 7 है तो वह पदार्थ जो होगा वह उदासीन होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमको पूछा है दूध का औसत पीएच मान। तो दूध का औसत पीएच जो होता है वह प्रकृति में थोड़ा सा अम्लीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीएच पूछा है हमको, तो ऑप्शन नंबर बी 6.6 जो होता है वह दूध का औसत पीएच होता है, जबकि 7.4 जो होता है यह प्रकृति में क्षारीय है और रेड भी क्षारीय है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये नेफ्रॉन जो है ये किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यह इस क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यकृत, सेकेंड दे रखा है वृक्क, थर्ड दे रखा है हृदय और फोर्थ दे रखा है फेफड़े, मतलब कि लंग्स। तो जो नेफ्रॉन होती है वह हमारी किडनी या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। एक किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है और हमारे शरीर में इनकी संख्या जो होती है लगभग 20 लाख होती है, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनी उपस्थित होती है। प्रत्येक किडनी में अगर ये 10 लाख है तो 2 किडनी में यह 20 लाख होगी। नेफ्रॉन जो होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से ये नेफ्रॉन की संरचना होती है। इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से पदार्थ भरा होता है, उसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस कहलाता है और ये बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को संयुक्त रूप से मेलपीकीय कणिका के रूप में जाना जाता है। इस नेफ्रॉन से 2 नलिकाएं गुजरती है, मतलब कि एक नलिका इसमें प्रवेश करती है और एक नलिका यहाँ से बाहर निकलती है। जो नलिका इसमें प्रवेश करती है वह अभिवाही रक्त नलिका, मतलब कि जो इस नेफ्रॉन में रक्त को लाती है, और एक है अपवाही रक्त नलिका जो यहाँ से रक्त को ले जाती है। तो यह जो है नेफ्रॉन की संरचना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है वह रक्त की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो किडनी से संबंधित है। हमें यहाँ पर बताना है कि किडनी से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि कार्डियोलॉजी, सेकेंड नेफ्रोलॉजी, थर्ड कैरियोलॉजी और फोर्थ ऑप्थेल्मोलॉजी। तो जो कार्डियोलॉजी है वह हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, या जिसमें हृदय का अध्ययन किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। बी है नेफ्रोलॉजी, तो यह किडनी से संबंधित है और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। थर्ड है कैरियोलॉजी, जो कोशिका होती है सेल, उसके अंदर जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस, ये केंद्रक के अध्ययन को न्यूक्लियस या केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजी, तो ये नेत्र के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। तो इस नेफ्रोलॉजी के साथ साथ आप इन अदर ऑप्शन इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हृदय से संबंधित कौन है, और जो कोशिका, मतलब कि कोशिका के अध्ययन को भी साइटोलॉजी
कोशिका के अध्ययन को भी साइटोलॉजी कहा जाता है। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहा जाता है और ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है नेत्र का अध्ययन होता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं और नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एल्कोहल, सेकेंड ईथर, थर्ड वाटर गैस और फोर्थ प्राकृतिक गैस है। तो सबसे पहले तो ये जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं यह एक प्रकार के ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है और ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ ये जो होते हैं ये मरे हुए जानवर, पेड़ पौधे जो लंबे समय से पृथ्वी के अंदर दबे हुए होते हैं, उनके अवशेषों से इन जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। और इस जीवाश्म ईंधन का जो एग्जाम्पल है वह प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैसें क्या होती है, तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के अंदर, जो पृथ्वी होती है उसकी भू प्रॉपर्टी के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर की ओर, पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनके ऊपर की ओर एक परत पाई जाती है जो कि गैसों की परत होती है। यह परत जो होती है प्राकृतिक गैसें, यह परत जो होती है प्राकृतिक गैसों की होती है। और प्राकृतिक गैसों का जो मुख्य अवयव होता है वह है मीथेन। मीथेन जो है वह प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल जो है वह प्राकृतिक गैस है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, प्राकृतिक गैसें क्या होती है, प्राकृतिक गैसों का मुख्य अवयव क्या है, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब कि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है जिसको एलपीजी या लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन या डी इथेन। तो जो एलपीजी है उसका मुख्य, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है उसका मुख्य अवयव जो है वह ब्यूटेन है। यह ब्यूटेन जो होता है यह लिक्विड पेट्रोलियम गैस में उपस्थित होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, हमारे घर में जो सिलेंडर आता है जो कि जिससे हम खाना बनाते हैं, वह सिलेंडर जो होता है उसके अंदर एलपीजी गैस यूज़ होती है। इस कारण इसको कुकिंग गैस या फिर रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है। इस लिक्विड पेट्रोलियम गैस को कुकिंग गैस या रसोई गैस के नाम से भी जानते हैं। और यह एलपीजी जो होती है एक प्रकार की गंधहीन गैस है, मतलब कि इसमें गंध नहीं होती है। तो अब अगर ये घर में लीक होती है या कहीं पर भी लीक होती है तो उसका पता हमें कैसे लगता है। तो अगर ये एलपीजी गैस जो होती है ये लीक होती है तो इसका पता लगाने के लिए इसमें एथिल मरकेप्टन नामक पदार्थ मिलाया जाता है। ये जो होता है ये एक प्रकार का दुर्गंधीय पदार्थ है जो कि हमें इस एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। उसके साथ साथ आप ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। इस एथिल मरकेप्टन से भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं कि एथिल मरकेप्टन क्या है और यह किस में यूज़ किया जाता है।